श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 6। विपिन बाबू के यहाँ के जलसे से लौटने के दूसरे दिन गले गले तक प्यास लेकर सतीश जब जागकर बिछौने पर उठ बैठा, उस समय दिन के 10 बजे थे। उसकी कोठरी बंद थी। आज सवेरे से ही मेघ मुक्त आकाश में बहुत कड़ी धूप निकल आई थी। उसी कड़ी तपन में सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने से वह कमरा ऐसा गर्म हो गया था कि वहां रहना मनुष्य के लिए असह्य था। इस बात की खबर यद्यपि सतीश को नहीं थी, तथापि उसका सारा शरीर इसकी गवाही दे रहा था। सारा बिछौना पसीने से भीग गया था और अंतरेंद्रियां जल के अभाव से उन्मत्त की तरह हाहाकार कर रही थी। ऐसे ही अस्वस्थ शरीर और मन को लेकर सतीश चंद्र जाग कर उठ बैठा। घबराकर सिरहाने की खिड़की खोलते ही उसके मुंह पर, सारे शरीर पर कड़ी धूप आ पड़ी और कामदेव को भस्म कर देने वाले क्रोधित महादेव के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्निराशि की तरह उसे क्षण भर में ही जैसे भस्म कर गई। रात भर मदिरा के नशे में उधम मचाकर 10 बजे तक सोते रहने की ग्लानि को हजम करके वह बिहारी बिहारी पुकारने लगा। बिहारी दौड़ता हुआ आया। सतीश ने कहा, जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी तो ले आ रे। बिहारी ने पूछा, तमाकू ना भर लाऊं? सतीश बोला, नहीं, पहले पानी ला। बिहारी बोला, नहा ना डालिए बाबू। सतीश बोला, अभी नहीं, तू पानी ले आ। बिहारी फिर भी नहीं गया। बोला, पूजा के इशारे से आग बबूला होकर सतीश ने जोर से डांटा, पाजी कहीं का, तू इतनी खोज क्यों कर रहा है? जा पानी ले आ। डांट खाकर बिहारी पानी लेने के लिए नीचे उतरा। रसोई घर के बरामदे में बैठी हुई सावित्री सुपारी काट रही थी। उसने मुस्कुराकर बिहारी से पूछा, सतीश बाबू ने चिलम भर लाने को कहा है? बिहारी ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं, पानी चाहिए। सावित्री ने कुछ आश्चर्य से कहा, नहाए धोए नहीं, पूजा पाठ नहीं किया, पानी क्या होगा? बिहारी ने खींच के साथ कहा, मैं क्या जानूं, हुक्म हुआ पानी चाहिए, लिए जाता हूँ। सावित्री सरौता रखकर उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा, मैं लेकर जाती हूँ, तुम बाजार से थोड़ी सी बर्फ ले आओ। बिहारी पैसे लेकर बर्फ लेने चला गया। सावित्री ने ऊपर सतीश के पास जाकर कहा, जाइए नहा आइए, मैं तब तक आपकी पूजा की तैयारी करती हूँ। सतीश मन ही मन बहुत ही खींच कर बोला, बिहारी कहाँ गया? सावित्री ने हंसी दबाकर कहा, वह बर्फ लेने गया है। बाबूजी, दोष करके दंड लेना अच्छा है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप संध्या पूजा किए बिना क्या किसी दिन जल पीते हैं जो आज जल के लिए धूम मचा रहे हैं? जाइए, देर ना कीजिए। सावित्री के आगे उसकी बात का प्रतिवाद करना निष्फल जानकर सतीश उठ खड़ा हुआ और तौलिया कंधे पर डालकर नहाने के लिए नीचे उतर गया। खा पी चुकने के बाद सतीश फिर सोने की तैयारी करने लगा। इसी समय सावित्री आकर कोठरी के बाहर खड़ी हुई। उसे जैसे देख ही नहीं पाया, ऐसा भाव दिखाकर सतीश दीवार की ओर मुंह करके लेट गया। सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, मैं यह जानने आई हूं कि कल रात की बातें बाबू को याद है या नहीं? सतीश ने कुछ जवाब नहीं दिया। सावित्री ने कहा, अच्छा, तो जब नींद खुले तब दया करके जरा मुझे बुला लीजिएगा, मैं कल की बातें आपको याद करा जाऊंगी। इतना कहकर किवाड़ बंद करके चली गई। पिछली रात की सब बातें सतीश के लिए याद रखना संभव भी नहीं था और उसे कुछ याद भी नहीं था। विपिन बाबू की मजलिस से वह कब, किस तरह से आया, किसके साथ आया और आकर क्या क्या किया, यह सब उसके मन में अस्त व्यस्त अस्पष्ट हो गया था और उस अस्पष्टता को स्पष्ट करके जानने की इच्छा उसे बिल्कुल ही ना हो, यह बात नहीं थी, किंतु एक तो ना कहने लायक लज्जा की आशंका जैसे उसे किसी तरह उस ओर पैर नहीं बढ़ाने देती थी। उसने उस दिन संध्या को जो कीर्ति की थी वही याद थी। वही घटना अब तक बादलों से ढके हुए उसकी स्मृति के आकाश में शुक्र तारे की तरह चमक रही थी, किंतु उससे भी अधिक प्रकाशमान उसका दुष्ट ग्रह भी उस मेघ की आड़ में उद्यत हो रहा है। सावित्री के इशारे ने उधर जब उंगली उठाकर दिखाया, तब उसकी आंखों में भरी हुई नींद मरुभूमि की ओस की तरह उसी दम गायब हो गई। पिछली संध्या को किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उसने सहसा जो रोशनी बुझा दी थी, उसका फल अंत तक क्या रूप धारण करेगा, इस संबंध में उसके मन में यथेष्ट उत्कंठा थी। लेकिन तो भी सचमुच वह निर्दोष था, उसने कोई बदनामी का काम नहीं किया था। यह सोचकर और उस घटना को दुर्भाग्य मानकर उसे एक तरह से सांत्वना मिल रही थी। और दोष या पाप न करने के भीतर जो एक सच्चाई का बल छिपा रहता है,
वही बल अज्ञात रूप से उसे सहारा दे रहा था। किंतु इस समय सावित्री जो कुछ कह गई, अंधकार में जो राह दिखा गई, उसमें प्रवेश करने का साहस उसमें कहाँ है। उस दिन अपने मतवाले होने की जानकारी उसे अवश्य थी, किंतु अंत को बेहोश हो जाने की जानकारी वह कहाँ से पाता। वह कैसे अनुमान करता कि उसने उस दिन क्या किया था, क्या नहीं किया था। उसने अपनी आंखों से ही कितने ही शराबियों को उधम मचाते और असभ्य व्यवहार करते देखा है। अब अपनी दफा वह किस कुकृत्य को किस साहस से असंभव मानेगा, उससे अपने को बरी समझेगा। इसलिए यह संभव असंभव की समस्या जितनी ही जटिल हो उठने लगी, उतना ही उसका पीड़ित चित्त संभव और असंभव के बीच एक सीमा रेखा खींच देने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। फिर उसके माथे में आग सी जल उठी। उसने उठकर आज और एक बार पलंग पर बैठे बैठे जीवन में फिर कभी शराब को न छूने की प्रतिज्ञा करके प्रायश्चित किया। खिड़की खोलकर सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू के बिछौने धूप में डाल रहा था। सतीश के पुकारते ही सामने आकर खड़ा हो गया। सतीश ने कहा, अच्छा, तू जो कर रहा था वह जाकर कर। सावित्री से एक गिलास पानी लाने के लिए कह दे। बिहारी ने कहा, मैं ही लिए आता हूँ बाबूजी, वह अभी माला जप रही है। सतीश ने विस्मित होकर पूछा, तू क्या कह रहा है, माला जप रही है? बिहारी ने कहा, जी हाँ, वह तो रोज माला जपती है। एकादशी के दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीती। हम लोग कितना कहते हैं पर वह मछली नहीं खाती, रात को भी नहीं खाती। वह ऊंची जाति की है ना, इसी से। सतीश ने और अधिक विस्मित होकर कहा, ऊंची जाति की है? यह तू क्या कह रहा है? बिहारी ने कहा, हाँ बाबू, मैं ठीक कह रहा हूँ, ऊंची जाति की है। यह कहकर बिहारी पानी लेने के लिए चला। सतीश ने उसे लौटाकर पूछा, रात को अन्न नहीं खाती तो क्या खाती है? बिहारी ने कहा, और क्या खाएगी बाबू, होता है तो कुछ पानी वानी पी लेती है, नहीं होता तो कुछ नहीं। सतीश ने पूछा, मेस का और कोई इस बात को जानता है? बिहारी ने कहा, रसोइया महाराज जानते हैं, मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। सावित्री ने किसी से कहने को मना कर दिया है। सतीश ने पूछा, अच्छा, तू पानी ले आ। बिहारी दो एक पग गया ही था कि सतीश ने उसे फिर बुलाकर पूछा, अच्छा बिहारी? बिहारी ने लौटकर कहा, जी। सतीश ने कहा, यह तूने कैसे जाना कि सावित्री ऊंची जाति की है? बिहारी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबू, वह भले घर की लड़की है, केवल भाग्य के फेर से ही। सतीश ने कहा, अच्छा अच्छा, तू जा पानी ला। बिहारी के चले जाने पर सतीश पलंग पर पट पड़ गया। सावित्री को साधारण नीच जाति की दासी के साथ एक करके देखने में उसे कहीं व्यथा सी होती थी। न जाने क्यों उसका मन सावित्री की हीनता और गुप्त लांछना के बोझ से चुपचाप सिर नीचा कर लेता था। इसका कारण किसी तरह उसकी समझ में नहीं आता था। आज बिहारी के मुख से सावित्री का इतना सा परिचय पाकर केवल उसके मन को आनंद युक्त विस्मय ही नहीं हुआ, उसका सारा मन जैसे किसी अपरिचित से गंदे बाहुपाश से अकस्मात छुटकारा पाकर पवित्र हो गया। उसे चैन मिला। उसने बिहारी की बात को संपूर्ण सत्य मानकर स्वीकार करने में एक क्षण के लिए भी दुविधा नहीं की। पानी लाने में देर होने लगी। किसी कारण से देर हो रही है यह मानकर थोड़ी देर सतीश चुप रहा। तब भी बिहारी ना दिख पड़ा। प्यास इतने जोर की लगी थी कि उसे क्लेश होने लगा। वह फिर एक बार बिहारी को पुकारने के इरादे से उठ बैठा। वैसे ही उसने देखा, पानी का गिलास हाथ में लिए सावित्री आ रही है। इस आचार परायण अभागी नारी को आज उसने नई दृष्टि से देखा और उस क्षण भर के ही दृष्टिपात से उसके हृदय की अली गली करुणा और श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठी। जो बात कहने में और समय उसे संकोच होता, जो बात और समय उसके मुंह में अटक जाती, वह बात इस समय अनायास निकल गई। उसने सावित्री के हाथ से गिलास लेकर सारा पानी एक सांस में पी डाला। फिर खाली गिलास नीचे रखकर कहा, मुझे बहुत कुछ कहना है। सावित्री चुपचाप उसकी ओर ताकती खड़ी रही। सतीश ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें क्षमा करना होगा। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा, और दूसरी बात? सतीश ने कहा, यह बतलाना होगा कि कल मैं कब कैसे आया था। सावित्री ने उत्तर दिया, पिछली रात भोर होने से कुछ पहले गाड़ी पर बैठकर। सतीश ने पूछा, उसके बाद? सावित्री बोली, रास्ते के ऊपर ही आपने सोने की व्यवस्था की थी। सतीश बोला, अच्छा नहीं किया, खैर मुझे उठाकर यहाँ कौन लाया? सावित्री बोली, मैं। सतीश ने पूछा, और कौन था? इतने बड़े बोझ को ऊपर किस तरह उठाकर लाया गया? सावित्री बोली, आप डरिए नहीं,
मेस के किसी और आदमी को कुछ भी नहीं मालूम। सतीश ने सांस छोड़कर कहा, बड़ी कुशल हुई। अच्छा, तुम्हारे साथ तो मैंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया? सावित्री बोली, नहीं। सतीश ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, तब फिर तुम मुझे क्या बात याद करा देना चाहती थी? सावित्री बोली, आपकी वह कसम, आपने कसम खाई थी कि आप फिर कभी किसी दिन शराब नहीं पिएंगे। सतीश बोला, मैंने एकाएक कसम कैसे खा ली? यह बुरी आदत तो मेरी है नहीं। सावित्री बोली, शायद मेरी बातों से। सतीश ने आवाज धीमी करके कहा, मुझे याद आ गया सावित्री, तुम्हें छूकर कसम खाई थी, है ना? सावित्री ने कुछ नहीं कहा। सतीश ने कहा, मैंने जो कसम खाई है वही होगा, लेकिन कल शाम की बात तो तुम्हें याद है ना? अब की सावित्री हंस पड़ी, गर्दन हिलाकर कहा, हाँ याद है। सतीश ने कहा, लोग सुन पाएंगे जरूर, उसका क्या उपाय होगा? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, होगा और क्या, ना हो और किसी डेरे में चले जाइए या फिर अपने घर। सतीश ने पूछा, और तुम? सावित्री के चेहरे पर किसी तरह का उद्वेग नहीं प्रकट हुआ। उसने शांत सहज भाव से कहा, मैं इसकी चिंता नहीं करती। इस डेरे के बाबू लोग मुझको रखेंगे तो अच्छा ही है, ना रखेंगे तो नौकरी खोजकर और कहीं चली जाऊंगी। जहां मेहनत करूंगी वहीं खाने को मिलेगा। और कुछ आपको कहना है? सतीश का सारा मन जैसे पहाड़ की चोटी से लुढ़क कर पैरों के नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। उसने गर्दन हिलाकर जताया कि उसे अब और कुछ नहीं कहना है, कारण सावित्री के इस निशंक, दो टूक, कांटे चुभाने वाले उत्तर के बाद और कोई प्रश्न उसकी जबान पर नहीं आया। अथच उसे न जाने कितनी बातें सावित्री से कहनी थी। सावित्री खाली गिलास उठाकर चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य के मन, यह काहे से टूटता है, काहे से बनता है, इसका कोई तत्व या रहस्य ही खोजे नहीं मिलता। यह कभी बहुत थोड़े से ही आघात से एकदम मिट्टी में लौटने लगता है और कभी बड़े से बड़े कितने ही प्रचंड धक्के भी हंसते हंसते सह लेता है, इसका कोई हिसाब नहीं। अथच इसी मन को लेकर मनुष्य बड़ा अहंकार करता है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता, जिसे पहचाना तक नहीं जा सकता। उसे कैसे अपना कहकर उसका मन रखा जा सकता है और उसके साथ बिना उद्वेग के गुजर बसर ही कैसे किया जा सकता है? सावित्री के चले जाने के बाद भी बहुत देर तक सतीश वैसे ही बैठा रहा। उसका हृदय ठीक दुख और कष्ट से नहीं, न जाने कैसी एक प्रकार की ज्वाला से रह रहकर जल उठने लगा। जिसे हम प्यार करते हैं वह अगर हमें प्यार ना करे, यहाँ तक कि घृणा भी अगर करे, तो हम उसे शायद सह सकते हैं, किंतु जिसके बारे में यह विश्वास करते हैं कि उसका प्यार हम प्राप्त कर चुके हैं, उसी के विषय में यदि अपनी भूल हमें मालूम हो जाए तो वह बड़े कष्ट की स्थिति होती है। वह असह्य हो जाती है। पहली अवस्था में तो व्यथा ही होती है, परंतु दूसरी में अपना अपमान भी जान पड़ता है। पर इस व्यथा का कोई प्रतिकार नहीं। इस अपमान के लिए किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जिससे प्यार पाने का कोई अधिकार ना हो, जिससे प्यार पाने का दावा नहीं किया जा सकता हो, वह अगर प्यार ना करे तो इसमें कोई क्या कह सकता है? इसी से इस लाचारी की लांछना इतना कष्ट देती है। वेदना का कारण ढूंढे ना मिलने के कारण ही वह वेदना इतनी असह्य हो उठती है। जो हो, सावित्री के इस निश्चिंत और सरल कर्तव्य निर्धारण ने केवल उसी के हृदय के नक्शे को ही नहीं खोलकर रख दिया, सतीश के अपने हृदय के चित्र पर भी बाहर की रोशनी लाकर डाल दी। इन दोनों मानचित्रों को पास पास रखकर सतीश सन्नाटे में आ गया। वह निश्चित रूप से अब तक यही जानता था कि सावित्री ही उसे प्यार करती है, वह सावित्री को प्यार नहीं करता। अब उसने जो देखा वह इससे ठीक उल्टा था। वही सावित्री को चाहता है, सावित्री उसे नहीं चाहती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल यही नहीं हुआ कि लज्जा से उसका सिर झुक गया हो, बल्कि अपने मन की इस नीच वृत्ति को देखकर उसे अपने ऊपर घृणा भी हो आई। उसकी कल रात की हरकतें लज्जाजनक है, इसमें संदेह नहीं। यह सच है कि उसके गत जीवन में ऐसी अनेक लज्जाएं जमा हैं, किंतु इस लोफरपन की तुलना में वे सब अत्यंत तुच्छ जान पड़ने लगी। इस मेस में तो अब और एक दिन भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ रहने न रहने के बारे में वह संपूर्ण रूप से उदासीन नहीं है। इस बात को वह तो किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकेगा। वह कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा कि यदि वेदना के भारी भार से उसका मन चूर चूर हो जाए तो भी किसी भी तरह वह इस नीचता को प्रश्रय देकर एकदम अधःपतन के मार्ग में नहीं जाएगा। कोठरी के भीतर सतीश को होश ही न था कि दिन ढलता जा रहा है।
सहसा नौकरी से लौटकर आए हुए बाबुओं की आहट पाकर उसने एक बार खिड़की के बाहर झांक कर देखा और वह तुरंत पलंग से उतर पड़ा। चटपट कुर्ता पहनकर और कंधे पर चादर डालकर सबकी आंख बचाकर वह दरवाजे के बाहर निकल गया। अभी हाथ मुंह धोने का प्रस्ताव लेकर सावित्री आ खड़ी होगी और जलपान कर लेने के लिए जिद करने लगेगी। आज उसे तनिक भी भूख नहीं है, किंतु सावित्री इस पर तनिक भी विश्वास नहीं करेगी। अनुरोध करेगी, झगड़ा करेगी और अंत को नाराज होकर चली जाएगी। आज उसके जीवन का यह पहला दिन था जब वह स्नेह के इस नाटक से, इस वाग वितंडा से अपने को अकृत्रिम घृणा के साथ दूर हटा ले गया। राह में घूमते फिरते संध्या के आरंभ में दर्जीपाड़ा की एक गली के मोड़ पर उसने एक परिचित स्वर सुना। छोटे बाबू हैं क्या? सतीश घूमकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को पहचान कर बोला, कौन? मोक्षदा? मोक्षदा बहुत दिन पहले उसके पछा के घर में दासी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ते चली आई थी, फिर लौटकर वहां नहीं गई। मोक्षदा ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं ही हूँ। छोटे बाबू, मेरी एक चिट्ठी आई है, आप पढ़ दीजिएगा। सतीश ने हंसते हंसते कहा, इतने बड़े शहर में एक चिट्ठी पढ़ देने वाला और कोई आदमी ही तुझे नहीं मिला? ला, कहाँ है चिट्ठी? मोक्षदा ने कहा, चिट्ठी मेरे घर में रखी है बाबू, किसी अजनबी आदमी से तो पढ़वाने की हिम्मत नहीं होती। क्या जाने उसमें कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो। हाँ, हमारे घर में ही एक लड़की रहती है, वह लिखना पढ़ना जानती है, लेकिन आज 2 दिन से वह भी नहीं मिल रही है। इतनी रात करके घर लौटती है कि चिट्ठी पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता। सतीश ने पूछा, तेरा घर कहाँ पर है, कितनी दूर है? मोक्षदा ने कहा, यहाँ से थोड़ा दूर जरूर है, बड़ी सड़क के उस पार एक गली के भीतर। बाबूजी, आप दया करके अपना पता बता दें तो किसी को साथ लेकर ना हो, मैं ही चली आऊं और चिट्ठी पढ़ा लाऊं। सतीश ने अच्छा कहकर अपना श्याम बाजार का पता बता दिया और किधर से होकर किधर किस तरह जाना यह समझाते हुए वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद दासी एकाएक एक जगह खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस नहीं होता बाबूजी, अगर जरा चलकर अपने चरणों की रज से मेरे घर को पवित्र कर दे तो बड़ी कृपा हो। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। सतीश ने क्षण भर न जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा चल। आज डेरे में लौटने की सतीश की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। रहा घूमकर रात अधिक होने पर सावित्री के चले जाने के बाद डेरे पर लौटेगा, यही इरादा करके वह निकला था। इसी से सहज में ही अपनी सम्मति देकर 2-1 गलियां नांघ कर दासी के साथ वह एक 2 मंजिला कच्चे घर के सामने आकर खड़ा हुआ। जरा यहीं ठहरिए, कहकर मोक्षदा घर के भीतर गई और जल्दी ही एक मिट्टी के तेल से जलने वाली डिब्बी हाथ में लिए लौट आई। राह दिखाते हुए वह सतीश को अपने साथ ऊपर ले गई। उधर एक कोने में जो कोठरी थी, उसके भीतर एक छोटे से स्टूल के ऊपर पीतल के दीपाधार पर दिया जल रहा था। वही कोठरी दिखाकर मोक्षदा ने विनय के साथ कहा, जरा बैठिए, मैं तमाकू भरकर लाती हूँ। कोठरी के भीतर प्रवेश करके उस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश को आराम मालूम पड़ा। एक किनारे जल चौकी के ऊपर सफाई से मांजे हुए कुछ पीतल और कांसे के बर्तन चमचमा रहे थे। उसी चौकी के पास एक छोटी सी अलगनी के ऊपर कई कपड़े कायदे से तरतीब के साथ टंगे थे। दीवार में ब्रैकेट के ऊपर एक टाइम पीस घड़ी थी जिसमें 8 बज गए थे। सतीश चौखट के बाहर जूते उतारकर तख्त पर बिछे हुए धुले सफेद बिछौने के ऊपर जाकर बैठ गया। बैठकर मन ही मन कोठरी के और सब सामान को परखने और देखने लगा। पहले ही उसकी नजर एक छोटे से शेल्फ के ऊपर पड़ी। उसमें कई एक किताबें सजाई रखी थी। सतीश उठा और जाकर एक पुस्तक उसमें से निकाल लाया। पहला सफा उलटते ही उसने देखा, अंग्रेजी के अक्षरों में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय का नाम लिखा है। सतीश ने वह पुस्तक रखकर और भी 3-4 पुस्तकें उठाकर देखी। सब में उसे यही एक नाम लिखा हुआ मिला। उसने सब पुस्तकें यथास्थान रख दी और फिर आकर उसी जगह बैठ गया। मोक्षदा तमाकू भरकर हुक्का ले आई। सतीश ने हुक्का हाथ में लेकर कहा, तेरा कमरा तो ऐसा साफ सुथरा है कि यहाँ से उठने को जी ही नहीं चाहता। मोक्षदा ने जरा हंसकर कहा, उठिएगा क्यों बाबूजी, बैठिए। लेकिन यह कमरा मेरा नहीं है, और एक लड़की का है। सतीश ने प्रश्न किया, वह कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबुओं के एक मेस में काम करती है। वहां से लौटने में अक्सर रात हो जाती है। इसी से उसकी कोठरी की कुंजी मेरे पास रहती है। मुझे वह मौसी कहती है। सतीश ने कहा,
मौसी कहती है सो ठीक है, लेकिन यह तो बता भुवन बाबू कब आवेंगे? मोक्षदा ने विस्मित होकर पूछा। भुवन बाबू कौन? सतीश ने कहा, भुवन चंद्र मुखर्जी, तू नहीं जानती? अकस्मात दोनों भौहें फैलाकर मोक्षदा ने कहा, ओह हमारे मुखर्जी महाशय, ना ना अब उनका आना नहीं होगा। सतीश ने पूछा, क्यों, क्या वह मर गए? मोक्षदा दोनों आंखें चढ़ाकर बोली, ना मर नहीं गए, लेकिन उनका मर जाना ही अच्छा है। वह ब्राह्मण हैं और वर्णों के गुरु हैं, हम लोगों के सिरताज और नारायण के बराबर हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करती, अभक्ति नहीं करती, उनके चरणों की रज माथे पर लगाती हूँ, लेकिन अगर किसी दिन वह मुझे दिख पड़े तो गिनकर उनके मुंह पर 3 झाड़ू ना मारूं तो मेरा नाम मोक्षदा नहीं। सतीश को हंसी आ गई। बोला, देखो क्रोध के झोंक में ब्राह्मण देवता के ऊपर अभक्ति करके कहीं उन्हें मार न डालना। खूब भक्ति के साथ गिन गिन कर झाड़ू मारो, इससे पाप ना होगा। लेकिन यह बताओ वह है कौन? मोक्षदा उद्धत भाव से बोली, उस आदमी का और क्या परिचय दूं बाबूजी, वह मनुष्य नहीं है, मैं तो उसे ब्राह्मण नहीं चमार समझती हूँ। फिर जैसे भुवन चंद्र उसके सामने ही उपस्थित हो, इस तरह कहने लगी, अरे चांडाल, तू जो इस बेचारी लड़की को बीच राह में बिठाकर असहाय छोड़कर चला गया, यह क्या तूने अपने आदमी का काम किया? छी, तुझे गले में फांसी लगाने के लिए कहीं रस्सी नहीं मिली? सतीश को अत्यंत कौतूहल हुआ। उसने पूछा, कौन है वह? उन्होंने ऐसा क्या काम किया? अचानक दरवाजे के बाहर से किसी ने कहा, उस आदमी को आप नहीं पहचानते, उसकी बात सुनकर क्या करेंगे? स्वर सुनकर सतीश चौंक उठा। मोक्षदा ने मुंह घुमाकर कहा, साबी है क्या? तू कब आई? सावित्री ने भीतर आकर कहा, अभी आ रही हूँ। इन बाबू को कहाँ पाया मौसी? मोक्षदा ने कहा, यही तो मेरे छोटे बाबू हैं सावित्री, जिनका जिक्र मैं कई दफा कर चुकी हूँ। आज 2 दिन हुए, बहू के पास से एक चिट्ठी आई है, उसे पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। छोटे बाबू राह में अचानक मिल गए। मैंने कहा, बाबूजी अगर दया करके चरणों की रज दें। सावित्री बीच में ही कह उठी, तो चरण रज तुम्हारी कोठरी में पड़नी चाहिए, मेरी कोठरी में क्यों? मोक्षदा ने कुछ कुंठित होकर कहा, तू नाराज क्यों होती है सावित्री? मेरी कोठरी ऐसी नहीं है कि उसमें किसी भले आदमी को ले जाकर बिठाया जाए, इसी से तेरी कोठरी में लाकर बिठा दिया। कितने बड़े और ऊंचे घराने के ये लड़के हैं, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए था, ना कि उल्टे तू बिगड़ रही है। सावित्री ने हंसकर कहा, क्रोध क्यों करूंगी मौसी, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन खाली खाली चरण रज लेने से तो पाप होता है, कुछ जलपान भी तो कराना चाहिए। हाँ ब्राह्मण देवता, आपको भूख तो लगी होगी। सतीश बहुत ही सिकड़ा हुआ बैठा था, गर्दन हिलाकर बोला, नहीं। सावित्री के अभद्र प्रश्न से अवाक होकर मोक्षदा कह उठी, तेरा यह बात करने का कैसा ढंग है सावित्री? भले आदमी के साथ क्या इसी तरह से बात की जाती है? सावित्री जोर करके उमड़ी हुई हंसी को दबाकर बोली, मैंने बुरी बात क्या कही मौसी? अच्छा, मैं इनके भूख के बारे में प्रश्न नहीं करूंगी, तुम जाकर दुकान से कुछ खाने का सामान ले आओ, मैं तब तक बैठने की व्यवस्था करती हूँ। मोक्षदा अस्पष्ट स्वर में बुदबुदाकर बकती बकती तेजी के साथ चली गई। तब सावित्री ने कहा, मामला क्या है? कल रात से ही एक तरह से उपवास चल रहा है, तीसरे पहर आज ऐसे चुपके से भाग आए कि मुझे मालूम ही ना हुआ। अच्छा, अब उठिए, संध्या पूजा करके कुछ खा लीजिए। वह अलगनी पर मर्दानी धोती टंगी है, पहनकर मेरे साथ आइए। ना ना, देर ना कीजिए, उठिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सावित्री ने कहा, ना होने पर भी खाना होगा। इसका पहला कारण यह है कि आपको भूख नहीं है, इसका मुझे विश्वास नहीं, और दूसरा कारण यह है कि सतीश बहुत रूखा मुंह बनाकर बीच में ही बोल उठा, दूसरा कारण कुछ नहीं है, वही पहला कारण सब कुछ है। सभी बातों में तुम जोर दिखाती हो, जबरदस्ती करती हो, तुम्हारी जिद से कोई पेश नहीं पा सकता। सावित्री ने सिर उठाकर जरा हंसकर कहा, तो फिर बेकार कोशिश क्यों करते हो? सतीश ने और भी गंभीर होकर कहा, यह बात नहीं है सावित्री, आज मेरी कोशिश किसी तरह बेकार ना होगी। तुम अपना दूसरा कारण कहो, नहीं तो सच कहता हूँ, मैं यहाँ किसी तरह कुछ भी ना खाऊंगा। सतीश का हट देखकर सावित्री चुपचाप मन में हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं सोचती हूँ आज आप आए क्यों? आज मेरा जन्मदिन है, इसी से जब खुद आकर इस दासी के घर में पदार्पण किया है, तब आपको खाली खाली मैं नहीं छोड़ सकती। कहकर सावित्री एकाएक रुक गई, किंतु उसके हृदय के भीतर छिपी हुई व्यथा उसके कंठ स्वर की खुली राह से इस तरह अकस्मात सतीश की आंखों के आगे आकर खड़ी हुई कि कुछ घड़ी के लिए सतीश की सारी समझने की शक्ति जड़ हो गई। बुद्धिमती सावित्री तुरंत इस बात को ताड़ गई।
उसने सारी बात को सहज परिहास का रूप देते हुए हंसकर कहा, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसलिए आपको भोजन भी करना पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी होगी। देखती हूँ आज आपकी जाति गए बिना नहीं रह सकती। अब तक सतीश की सहज शक्ति लौट आई थी। उसने पूछा, सचमुच क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? सावित्री ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल सच। सतीश ने कहा, तो जब ऐसे दिन में आ ही पड़ा हूं, तब बाजार की बासी पूरी मिठाई खाकर पेट नहीं भरूंगा। इसके सिवा तुम तो जानती ही हो कि मैं कभी बाजार की चीजें नहीं खाता पीता। सावित्री इस बात को जानती थी। इससे मन ही मन लज्जित होकर बोली, लेकिन आज तो रात हो गई है। सतीश ने कहा, हो जाने दो रात। यह भय तो कुछ है नहीं कि आज देर से लौटने पर वहां किसी की डांट फटकार खानी पड़ेगी। फिर क्यों रात अधिक हो जाने को डरूं? तुम चाहे जो कहो, बाजार की चीजें मैं किसी तरह न खा सकूंगा। तुमसे पार पाना कठिन है। कहती हुई सावित्री हंसकर उठ गई। सतीश बैठा था, लेट गया। यह छोटी सी कोठरी और यह निर्मल स्वच्छ सफेद बिछौना छोड़कर जाने को किसी तरह उसका जी नहीं चाहता था। अथच आत्मसम्मान को अछूता अखंड रखकर बैठे रहने का भी कोई अच्छा उपाय न था। इस समय भोजन तैयार करने में होने वाली देर की संभावना उसे जैसे एक निकटवर्ती कर्तव्य की कठिन जिम्मेदारी से छुटकारा दे गई। वह बगली तकिए को जोर से छाती से दबाकर दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप पड़ा रहा। जाते समय सावित्री बाहर से सांकल चढ़ा गई थी। इसकी भी खबर जैसे उसे हो गई थी, वैसे ही उसके आप कहते कहते तुम कह बैठने पर भी उसने लक्ष्य किया था। निर्जन कोठरी में इन दोनों नई मिली हुई जानकारियों ने जादूगर और उसकी जादू की लकड़ी की तरह उसके मन के भीतर एक अपूर्व इंद्रजाल की सृष्टि करना शुरू कर दिया। आज ही दोपहर के समय जो सब प्यार का कूड़ा करकट उसके मन के भीतर से भाटे के खिंचाव में बाहर बह गया था, वह एक एक करके ज्वार के उल्टे प्रवाह से लौट आकर फिर दिखाई देने लगा। आज ही दोपहर के समय स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की सुतीव्र ज्वाला ने मन की नीच प्रवृत्ति के संबंध में उसकी आंखें खोल दी थी। इस समय उस ज्वाला के शांत होने के साथ ही वे आंखें आप ही बंद हो गई। जान पड़ता है इसी तरह अपने को लेकर खेल करते करते आखिर वह सो गया। एकाएक दरवाजा खोलने के शब्द से जागकर करवट बदलते ही उसने देखा सावित्री मोक्षदा को लेकर कोठरी में घुस रही है। मोक्षदा ने अपनी चिट्ठी सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबूजी, बहुरानी ने क्या लिखा है। सतीश ने सब चिट्ठी पढ़कर कहा, उनके लौटने में अभी लगभग 2 महीने की देर है। मोक्षदा ने पूछा, और कुछ नहीं लिखा है? सतीश ने चिट्ठी लौटाते हुए कहा, और विशेष कुछ नहीं है। मोक्षदा बोली, मेरे महीने के बारे में कुछ लिखा है? कब मिलेगा? सतीश बोला, नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। रुपए भेजने की कोई बात नहीं लिखी है। यह सुनकर मोक्षदा मन में बहुत खींच उठी। चिट्ठी लेने के लिए हाथ बढ़ाकर उसने कहा, यह बात क्यों लिखेगी? दुनिया भर की व्यर्थ बातें लिखेगी। लाइए चिट्ठी। सावित्री, कल मुझे इस चिट्ठी का जवाब लिख देना। हारी, बाबू को खाने के लिए कब देगी? क्या रात अभी नहीं हुई? सावित्री ने कहा, ब्राह्मण देवता पहले कुछ संध्या पूजा भी करेंगे या यूं ही खा लेंगे? मोक्षदा खींची हुई थी ही और भी चिढ़कर बोली, जरा इसकी बातें तो सुनो। यह क्या पुरोहित महाराज है या भट्टाचार्य ब्राह्मण जो पूजा पाठ करेंगे? सतीश ने हंसकर कहा, यह क्या मोक्षदा, तू क्या सब भूल गई? मैं तो सदा से संध्या पूजा करता आ रहा हूँ। मोक्षदा को शायद याद आ गया। अपनी भूल पर अप्रतिम होकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी। फिर सावित्री की ओर घूमकर बोली, जा तो बेटी, जल्दी से बाबू के लिए चौका लगा दे। तेरे यहाँ तो पूजा का सब सामान रखा है, जल्दी से सब ठीक ठाक कर दे। अब देर ना कर। कहते कहते मोक्षदा उठकर अन्यत्र चली गई। घंटे सवा घंटे के बाद संध्या पूजा समाप्त करके जब सतीश भोजन करने बैठा, उस समय उसके पास कोई और न था। अंधेरे बरामदे से यह लक्ष्य करके मोक्षदा एकदम जल उठी। रसोई घर में आकर देखा सावित्री चुपचाप बैठी है। मोक्षदा ने रोष के स्वर में कहा, यह तेरी कैसी बुद्धि है सावित्री? यह क्या किसी कंगले का भोज है कि 2 एक कौर आगे डालकर निश्चिंत होकर बैठ गई? सावित्री शायद कुछ सोच रही थी, एकदम चौंक उठी, बोली, जरूरत होगी तो वह मांग लेंगे। मोक्षदा ने बिगड़कर कहा, ऐसी बुद्धि ना होती तो तुझे दासी वृत्ति करके पेट पालना पड़ता। चाहिए तो यह था कि तू खुद नौकर चाकर रखती उसकी जगह। सावित्री ने हंसकर उसके वाक्य को पूरा करते हुए कहा, खुद ही दासी हूँ, यही ना? मैं कहती हूँ इसमें दोष ही क्या है मौसी? मेहनत मजूरी करके पेट पालना तो कोई लज्जा की बात नहीं है।
मोक्षदा क्रोधित हो उठी, बोली, किसने कहा कि नहीं है? मेरी उम्र बेशक ढल चुकी है, लेकिन तू तो अभी जवान है। खैर, जवानी चाहे हो या ना हो, तूने जब बाबू से खाने को कहा है तब जा, पास बैठकर उन्हें खिला पिला। आदमी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। सावित्री चलने को उद्यत होकर रुक गई और बोली, क्या बकती हो मौसी, वे सुन लेंगे। मोक्षदा तुरंत ही आवाज धीमी करके बोली, ना ना, सुन पावेंगे कैसे? और एक बात तुझसे कही रखती हूँ बेटी, भगवान ने कपार के नीचे जो दोनों आंखें दी हैं, उनको जरा खोले रख। घड़ी, चेन, हीरे की अंगूठी ना होने से ही किसी आदमी को छोटा ना समझना कभी। सावित्री अच्छा कहकर हंसकर चली जा रही थी। मोक्षदा ने पीछे से पुकार कर कहा, सुन सावित्री। सावित्री घूमकर खड़ी हो गई, बोली, क्या है? मोक्षदा ने कहा, जरा मेरे साथ मेरी कोठरी में आ, एक ढाके की महीन सुंदर साड़ी निकाल दूं, उसे पहनकर जा। सावित्री ने हंसी को दबाकर कहा, तुम चलकर निकालो मौसी, मैं अभी आती हूँ। सतीश का खाना लगभग समाप्त हो आया था। सावित्री ने भीतर आकर कहा, आंखें मूंद कर खा रहे हैं क्या? सतीश ने सिर उठाकर कहा, नहीं तो। सावित्री ने कहा, लेकिन देख तो रही हूँ, दोनों आंखें नींद से बंद हुई जा रही हैं। वास्तव में सतीश को बड़ी नींद आ रही थी। पिछली रात के उच्छृंखल अत्याचार के कारण आज असमय में ही उसकी आंखों की पलकें भारी होकर बंद हुई जा रही थी। सतीश ने सलज्ज हास्य के साथ इस बात को कबूल करते हुए कहा, हाँ, बड़ी नींद आ रही है। सावित्री ने पूछा, और कुछ चाहिए क्या? सतीश चटपट कह उठा, कुछ नहीं, मैं भोजन कर चुका। बाहर पैरों की आहट से सावित्री ने जान लिया कि मोक्षदा आकर खड़ी हुई है। सावित्री ने कहा, बाबू, मुझे एक ढाके की साड़ी खरीद देनी होगी। सावित्री ने आज तक किसी दिन सतीश से कुछ नहीं मांगा था, इसलिए सतीश उसके इस कथन का मतलब नहीं समझ पाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मोक्षदा के आने की कुछ भी खबर नहीं थी। सतीश ने सिर उठाकर विस्मय के साथ कहा, सचमुच चाहिए? सावित्री ने कहा, सचमुच नहीं तो क्या? सतीश ने पूछा, किस वक्त पहनोगी? सावित्री ने कहा, आज पहनने का समय नहीं है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि कभी समय ना होगा? इसके सिवा और एक बात है, मौसी दुख कर रही थी कि मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसी से मैं सोचती हूँ कि अब मेहनत करके ना खाऊंगी, अब से बैठे बैठे हाथ पैर हिलाए बिना मौज करूंगी। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा तो है। सावित्री बोली, केवल अच्छा कह देने से ना होगा, इसी के साथ एक दासी ना होने से इज्जत में बट्टा लगेगा, सो वह भी आपको रख देनी पड़ेगी, आपको ही। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई, मुंह में आंचल भरकर उत्कट हंसी के वेग को रोकने लगी। मोक्षदा कच्ची औरत नहीं थी। क्षण भर में ही उसने समझ लिया कि सावित्री उसके कथन की हंसी उड़ा रही है। उसने कोठरी के भीतर आकर कहा, जान पड़ता है बाबू की सावित्री से पहले से ही जान पहचान है। फिर सावित्री की ओर घूमकर बोली, शायद अब तक मौसी के साथ मस्खरी की जा रही थी। सो यह तो अच्छी ही बात है, खुशी की बात है। पहले ही कह देती तो मैं क्यों कुछ कहती सुनती। यह कहकर मोक्षदा धीरे धीरे चली गई। भोजन करने के बाद सतीश फिर तख्त पर आकर बैठा। सावित्री ने डिब्बा भर पान लगाकर रख दिए और चिलम भरकर हुक्का लाकर सतीश के हाथ में दे दिया। फिर सतीश के पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठ गई। उसने जरा हंसकर चुपचाप सिर झुका लिया। सतीश के हृदय में आंधी सी चलने लगी। नाभि की सब नाड़ियां क्षण क्षण भर सिकुड़ने और फैलने लगी। रोए इस तरह खड़े हो गए जैसे बड़ी ठंड लग रही हो। क्षण भर के लिए हुक्के का कश खींचने की शक्ति भी उसमें नहीं रही। 2-3 मिनट इसी तरह चुपचाप बीतने के बाद सावित्री ने सहसा सिर उठाकर कहा, रात हो गई, मैस में ना जाओगे? सतीश ने सूखे हुए गले से कहा, ना जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? सावित्री ने कहा, यहीं रह जाओ। ना जा सको तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, मौसी अभी तक जाग रही है, मैं उसके साथ जाकर सो जाऊंगी। कहकर सावित्री सतीश का मुंह ताकने लगी। क्षण भर के लिए सतीश अवाक हो गया, किंतु वैसे ही अपने को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और बोला, ना, मैं जाता हूँ। अच्छा, और जरा बैठो। कहकर सावित्री उठी और बाहर से सतीश के जूते उठा लाई। फिर अपने आंचल से सतीश के पैर पोंछकर जूते पहनाए और जूतों के फीते बांधते बांधते धीरे से कहा, मैस के लोग अगर जान जाएं। सतीश ने कहा, कैसे जानेंगे? सावित्री बोली, मैं अगर कह दूं? सतीश बोला, क्या कहोगी तुम? कहने की तो कोई बात नहीं है। सावित्री ने फिर जरा हंसकर कहा, कुछ भी नहीं है, सच कहते हो। सतीश चुप हो गया। सावित्री ने और भी धीमे स्वर में कहा,
अगर कहने की बात ना होती तो मैं आज तुमको कभी न जाने देती। आज मेस में जाओ, किंतु यदि दुष्ट बुद्धि ने तुमको ना छोड़ा तो मैं एक दिन सब कुछ कह दूंगी। यह कैसा रहस्य है? सावित्री के मन का भाव ठीक तरह से समझ न पाकर सतीश क्षण भर स्तब्ध होकर खड़ा रहा। फिर बोला, कह दोगी तो क्या होगा? मेस के लोग तो मेरे गार्जियन नहीं हैं। सावित्री ने कहा, यह मैं जानती हूँ, लेकिन मौसी मेरा वह भार भी अनायास ही ले सकेगी। उसकी जबान को तुम काहे से बंद करोगे? मोक्षदा के बारे में सावित्री के इस इशारे से मन ही मन घबराने पर भी सतीश ने मुख से कहा, रुपयों से। सावित्री ने कहा, इसमें केवल रुपए बर्बाद होंगे, काम कुछ ना होगा। इसके सिवा मैंने मान लिया कि मौसी को रुपयों से काबू में कर लोगे, लेकिन मुझे क्या देकर वश में करोगे? सतीश बिना सोचे समझे चट कह उठा, प्रेम देकर। सावित्री ने मुंह बनाकर कहा, यह मिलाकर 4 दफा हुआ। सतीश ने कहा, अर्थात? सावित्री बोली, अर्थात इससे पहले और भी 3 आदमियों ने मुझे यह चीज देनी चाहिए थी। सतीश ने पूछा, तुमने ली नहीं? सावित्री बोली, दुनिया का कूड़ा जमा करके रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। उसे आज दोपहर की बातें याद आ गई और याद आते ही प्रेम की नदी में जो ज्वार आया था वह समाप्त हो गया और भाटा शुरू हो गया। सावित्री ने जो कुछ कहा उसे वह कोरी हंसी के रूप में किसी तरह ग्रहण नहीं कर सका। एकाएक कठिन होकर कह उठा, वे लोग मूर्ख थे। उन्हें ऐसी चीज देने का प्रस्ताव करना चाहिए था जिसे बक्स में उठाकर रखने में किसी को वह कूड़ा न जान पड़ती। मैं भी कम मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी भूल गया था। यह चीज, प्रेम, तुम लोगों के लिए कितनी निंदा और घृणा की सामग्री है। इतनी अवस्था में मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, चलता हूँ। सतीश ने कुछ कहा। सावित्री के संबंध में जो कुत्सित इंगित किया वह सावित्री के हृदय में शूल सा लगा। हंसी को कलह का रूप धारण करते देखकर सावित्री चुप रह गई, लेकिन सतीश यहीं पर नहीं रुक सका। बोला, शिकारी जैसे मछली को बंसी यानी मछली पकड़ने का कांटा जिसमें आटे की गोली लगा दी जाती है, उसमें फंसाकर उसे खिला खिलाकर प्रसन्न होता है, आमोद का अनुभव करता है, जान पड़ता है, वैसे ही तुम मुझे फंसाकर इतने दिन वही तमाशा कर रही थी, है ना? सावित्री से अब सहा नहीं गया। बिजली की फुर्ती से उठ खड़ी होकर बोली, बंसी में फंसाकर तो तुमको खींचकर ही निकाल लिया जा सकता है, खिला खिलाकर निकालने लायक बड़ी मछली तुम नहीं हो। सतीश ने निर्मम होकर व्यंग किया, नहीं हूं? सावित्री ने भी कहा, नहीं। सावित्री के दोनों होंठ कुंचित हो उठे। सतीश के मुख पर केवल एक बार तीव्र दृष्टि डालकर उसने कहा, बच्चलन, एक वैश्य को प्यार करके तुम अपने प्रेम की बड़ाई किसके आगे कर रहे हो? जाओ, मेरे घर में खड़े होकर मेरा अपमान न करो। इस अपमान से सतीश और भी निर्दय हो उठा। अब की बार अमार्जनीय, अक्षम्य, कुत्सित व्यंग करके बोला, बच्चलन, लेकिन तुम चाहे जो कहो सावित्री, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा यह नाम सार्थक रखा था। सावित्री वहां से हटकर दरवाजे का चौखटा पकड़कर क्षण भर स्थिर खड़ी रहकर बोली, जाओ। उसका मुख वेदना से विवर्ण हो उठा, जैसे उसमें रक्त की एक बूंद ना रह गई हो। अपमान और असह्य प्रचंड क्रोध की ज्वाला से सतीश ने उधर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। बोला, लेकिन जाने के पहले और एक बार आंचल से पैर नहीं पोंछ दोगी? अथवा और कोई खेल, और कुछ? अचानक दोनों की आंखें मिल गई। सावित्री ने एक पग आगे बढ़कर पास आकर कहा, तुम कसाई से भी बढ़कर निष्ठुर हो। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम जाओ। न जाओगे तो मैं माथा फोड़कर प्राण दे दूंगी, तुम जाओ। सावित्री के कंठ स्वर की क्रमशः बढ़ती हुई अस्वाभाविक तीव्रता से सतीश अकस्मात डर गया और फिर एक भी शब्द कहे बिना बाहर निकल आया। किंतु बरामदे में इतना अंधकार था कि वह आगे नहीं जा सका। उसे वहीं रुक जाना पड़ा। किधर सीढ़ियां हैं, किधर रास्ता है, अंधेरे में कुछ नहीं जान पड़ता था। सतीश ने पॉकेट में हाथ डालकर देखा, दिया सिलाई की डिबिया नहीं थी। एक लाचारी और संकट की अवस्था में लगभग 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसे फिर सावित्री की कोठरी की ओर लौट जाना पड़ा। बाहर से देखा, सावित्री फर्श के ऊपर पट पड़ी हुई है। उसने धीरे से पुकारा, सावित्री। सावित्री नहीं बोली। दोबारा फिर पुकारने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सतीश ने घबराकर कोठरी के भीतर प्रवेश करके उसके मस्तक पर हाथ रखा। झुककर देखा, आंखें बंद थी। मुंह के भीतर उंगली डालकर देखा, सावित्री एकदम बेहोश है। क्षण भर के लिए सतीश के मन में एक भय और संकोच अवश्य उत्पन्न हुआ, किंतु उसके बाद ही
सावित्री के अचेत शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसने बिछौने पर लिटा दिया और अपनी चादर का एक कोना कलसी के पानी से भिगोकर उसके मुख पर, आंखों के ऊपर पानी डाला। फिर पंखा लेकर उसके मुख पर हवा करने लगा। 2-3 मिनट के बाद ही सावित्री को होश आ गया। आंखें खोलकर, सिर को आंचल से ढककर, करवट बदलकर उसने कहा, तुम गए नहीं? सतीश चुप रहकर पंखा झलने लगा। सावित्री बिछौने से उठ बैठी और दीपक हाथ में लेकर कोठरी के बाहर निकल आई। बोली, चलो दरवाजा खोल आऊं। इसके पश्चात चुपचाप राह दिखाती हुई नीचे उतर आई और दरवाजा खोलकर एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। सावित्री के मूर्छित शरीर को हाथों में उठाने के बाद से सतीश एक तरह से अनमयस्क हो गया था। इस समय दरवाजे के बाहर आते ही जैसे उसे होश आ गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए सिर उठाया, वैसे ही सहसा सावित्री कह उठी, ना, अब और एक शब्द भी नहीं। अपनी देह को तो तुम पहले ही भ्रष्ट कर चुके हो, पर वह तो एक दिन जलकर राख भी हो जा सकेगी। अब एक अस्पृश्य उल्टा स्त्री को प्यार करके भगवान के दिए हुए इस मन के मुंह में स्याही न लगाना। या तो तुम वह मैस छोड़कर चले जाओ या मैं ही वहां न जाऊंगी। इतना कहकर उत्तर की राह देखे बिना ही सावित्री ने जोर से किवाड़ बंद कर लिए।